जब आप किसी से चिढ़ने लग जाएं, जब आपको कोई पसंद ना हो और जब आप चाहें कि कोई किसी के होने से आपको बहुत दिक्कत है, तो आप उसके सामने एक नहीं अनेक और कई कई तरह की मुश्किलें पैदा करते हैं। अगर आप पावर में हैं, किसी पोजीशन पर हैं, तब तो फिर क्या ही कहने। सुशांत के साथ भी यही हो रहा था। डॉक्टर जैन हर वो मौका देख रही थी कि किसी भी तरीके से सुशांत को थोड़ा तो डिमोरलाइज करें। पीछे से कई सारी बातें हुई, सुशांत तक पहुंचती थी, लेकिन सुशांत अपना काम कर रहा था, वो एक जंग में था। तो देखते हैं इस बार भी किस तरह से आपकी अच्छाई को भी बुराई में तब्दील किया जाए। वो एक शेर है ना कि सरपरस्ती वक्त के हाकिम की है जिनको नसीब, अपनी खामी को भी एक खूबी गिना सकते हैं वो। यहां तो जो खूबी है उसको खामी किस तरह बताया जाता है, उसकी कोशिश डॉक्टर जैन कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वाला किस्सा। जब आप किसी से चिढ़ने लगो, नापसंद करने लगो, तो कैसी कैसी कोशिश आप करते हो दूसरे को कमजोर करने की, गिराने की, और कई बार आप शेख चिल्ली खुद बनते हो पर मानते नहीं, समय रहते रियलाइज नहीं करते। और ये ईगो है ना, ये कैसी कैसी तानाशाही और बचकानी हरकतें करवाता है, आपको अंदाज तक नहीं होता। तो उस दिन ऑफिस में दो लोग डॉक्टर जैन से मिलने आए थे। यह एक कपल था। परिचय में पता लगा दोनों पुणे से आए थे और एक संस्था में बच्चों के साथ काम करते थे। ओफो, मुझे उनके नाम क्यों याद नहीं आ रहे। तो वो जब बातें कर रहे थे तब उन्होंने बता दिया कि वो अंग्रेजी में एमए हैं और यह उन्होंने अभी किया है ताकि बच्चों के साथ अंग्रेजी में कोई काम कर सकें। मेरे पास ही बैठे मेरे एक साथी ने, जो अब दोस्त है, कनखियों से मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया। मैं भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। कोई घंटे डेढ़ घंटे की मुलाकात के बाद जब वो दोनों लोग चले गए, वो कपल जब चला गया, तब निदेशक ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू किया और उसमें तारीफ जिस बुनाई की जा रही थी वह थी उनका अंग्रेजी साहित्य में एमए करना। देखा, इसको कहते हैं ब्रिलियंट पीपल। कहते हुए हमारी तरफ देखा निदेशक ने, ऐसे मानो यहां कितने निम्न पिछड़े लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, या पढ़ाई में तो अंग्रेजी पढ़ने की कुव्वत ही जिनकी नहीं है। आवाज और भावों से आप लोगों का मंतव्य समझ लेते हैं ना। और इनके साथ तो मुझे पूरे 10-11 साल हो चुके हैं, तो समझ मैंने भी लिया। पास बैठा दोस्त धीरे से मेरी तरफ देख के बोला, बता दूं? नहीं, मैंने कहा। उसने फिर कहा, बता दूं मैं इनको सुशांत? मैंने भी हंसी रोकते हुए उसको सहमति दे दी कि बता दे। तो उसने कहा, सुशांत ने भी अंग्रेजी में एमए किया है। वो धीरे से बोला था। डॉक्टर जैन ने ठीक से सुना नहीं था, तो चौंकते हुए पूछा, क्या कह रहे हो तुम? दोस्त ने धीरे मगर साफ आवाज में कहा, सुशांत ने भी अंग्रेजी में एमए किया है। अंग्रेजी में एमए? इसने? जितना अविश्वास किया जा सकता है उतना दिखाते हुए, आंखें बड़ी और गोल करते हुए उन्होंने फिर एक बार पूछा, सुशांत ने अंग्रेजी में एमए किया है? अंग्रेजी साहित्य में? मैंने जानबूझकर कम आवाज में इस तरह हां किया कि वे मुझ पर और शक करें, मेरी और इंक्वायरी करें। जब आपका लीडर अपने व्यक्तिगत डरों की वजह से ईमानदार नहीं रह पाता, तो लोग भी कई तरह की चालाकियां अख्तियार कर लेते हैं। यह उनमें से ही एक थी।
कि मैंने इस तरह जवाब दिया कि वे मुझ पर शक करें। कहां से किया है तुमने अंग्रेजी में एमए? यहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अंग्रेजी साहित्य में? जी। मैं इतना ही बोला। इसके बाद उन्होंने कब किया है, अंग्रेजी साहित्य में क्या क्या पढ़ा है, कितने परसेंटेज आए थे, ये सब सवाल दागे। मैंने बहुत मजे से जवाब दिए। मुझे इन्हें जवाब देने में आजकल मजा आने लगा था, क्योंकि इनका मेरे प्रति बर्ताव अब तक जग जाहिर तो नहीं, लेकिन कार्यालय जाहिर तो हो ही गया था। लेकिन तुम 2 लाइन तो कभी अंग्रेजी की सीधी नहीं लिखते। यह उनका आखिरी वाक्य कहना कम, भड़ास ज्यादा थी। जी, मैंने इतना ही जवाब दिया। पर इनका मूड यह जानकर बहुत उखड़ चुका था कि मैं अंग्रेजी में एमए भी हूं, और इनके शब्दों में थोड़ी देर पहले तक अंग्रेजी साहित्य में एमए करना बहुत बड़ी काबिलियत का द्योतक था। पर अब क्या होता है? मैंने ऐसे ही 1 साल में किसी के मोटिवेट करने पर अंग्रेजी में एमए करके दिखा दिया था। यकीन मुझे भी तब ही हो पाया था जब अखबार में रोल नंबर देखने लेने के बाद भी मैं अंग्रेजी एमए की मार्कशीट मेरे हाथों में आ गई, और उसके ऊपर बने कई कॉलमों में से एक में अंग्रेजी के 4 अक्षरों में PASS पास लिखा था। मैंने एमए करने के बाद ऑफिस में किसी और को नहीं बताया था सिवाय जितेन के। इस घटना के बाद वाले कई सालों तक जब मैं सवाल उठाने लगा, तब भी कई बार मुझे लोगों के सामने डॉक्टर जैन यह कहती हुई पाई गई, अंग्रेजी में एमए किया है हमारे यहाँ लोगों ने। लेकिन बेहद खीज उभर आती थी इनके चेहरे पर, और आंखों के रास्ते तो यह और भी साफ दिखाई देती थी। क्या यह एक तरीका नहीं है किसी का रास्ता रोकने का, कि आप उसकी उपलब्धियों या काम के बारे में अब जिक्र तक नहीं करते, तारीफ करते हुए डरते हैं, और अब आप पावर में हो और ऐसा करते हैं तो यह एक प्रकार की हिंसा ही तो है। अब आप पढ़ें गांधी, अरस्तु, सुकरात, किसी को भी, पर आप ऐसे ही हैं असल में आदरणीय। आप बेहद मामूली और साधारण ही साबित हुए हैं। चाहे लोग जो नहीं जानते वो आपके नाम, उम्र और बातें सुनकर आदर करते हों, या वो जानकार जिनके प्रमोशन और तारीफ इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप खुश रहें, बाकी शेष तो आप वही हैं ना जो अंग्रेजी में एमए वाले प्रकरण ने आपका साबित किया है। इसको सीधी भाषा में दोगलापन भी कहते हैं, और जितना आप डरेंगे उतने ही दोगले होते जाएंगे। ये डॉक्टर जैन के बिहेवियर ने बार बार साबित किया। चलिए इस बात को और ठीक से समझ लेते हैं कि क्या क्या हो जाता है जब आप न्याय के लिए सवाल उठाते हैं और सामने अन्यायी हो। पंचायत चाय पीती है। एग्जीक्यूटिव द्वारा संचालित नियम कायदों से बनी संस्था है ना अपनी, जहां आप भी एक कर्मचारी के तौर पर ही आई थी, और समय के साथ साथ आप बढ़ती गईं। पहले कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर थी, फिर आपने अपने को निदेशक कहलवाना और लिखना शुरू किया, फिर अभी हाल ही के दिनों में आपने अपने को निदेशक के साथ सचिव भी बना लिया, घोषित कर दिया। आप जानती हैं किस पद के साथ कौन सी पावर आपके चंगुल में आ जाएगी। अब संस्था के अधिकांश निर्णयों में पारदर्शिता आप खत्म करते जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि मुझ तक सूचनाएं ना पहुंचें और आप कोई सवाल आप पर सही समय पर उठाया ना जा सके। अब एक और बात को आप अंजाम देने लगे हैं। स्टेट लेवल पर होने वाली किसी मीटिंग में अब मुझे न साथ ले जाते हैं न रिप्रेजेंट करने देते। बेहद जूनियर लोगों को आप ले जाते हैं, भेजते हैं। मुझे आप पर गुस्सा तब ज़्यादा आता है जब मेरे साथी मेरे पास आकर कहते हैं कि अमुक मीटिंग में जाना है, आप थोड़ा बताइए वहाँ क्या करना होगा।
और कई बार तो वे लौटकर भी बताते हैं कि वहां लोगों ने आपके बारे में पूछा था सुशांत जी। तो आप जैसे लोग भी क्या नहीं हैं देश के विकास में बाधक या लोगों के साथ जबरदस्ती करने वाले, हत्या तक कर देने वाले आतंकवादी किस्म के ही व्यक्ति। आप जो कर रही है ना, उससे यह लगातार साबित होता जा रहा है कि आपके निजी सुख और ईगो के सामने ना कोई कर्मचारी मायने रखता है, ना संस्था की तरक्की। ताज्जुब की बात तो यही है कि ऐसे लोग कैसे देश को अंदर अंदर से खोखला करते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ ऊपरी आतंकी या बड़े नेताओं के गबन घोटाले ही आकर्षित कर पाते हैं। इस स्थिति पर एग्जीक्यूटिव के लोगों को भी मैंने जब तब बताना शुरू किया, कोई 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ही मुझे सुनता और मिलते ही कहता मिलते हैं जल्दी ही, निकल जाता। संस्था के पास जो नियमित बड़े प्रोजेक्ट थे अब वो बंद होने की कगार पर हैं। न नए प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में कुछ काम किया जा रहा है, न लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। जो काम है निदेशक के, और वो यदि सचिव भी हैं तो उनके, और हाँ एग्जीक्यूटिव तो जानती पूछती ही होगी ना इस स्थिति के बारे में, वो भी, वरना क्यों है वो एग्जीक्यूटिव। एक बार एक सर्वे कार्य के दौरान, मैं ये बता दूं, मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार एक सर्वे कार्य के दौरान मैंने एक गांव में एक छोटे बच्चे से सवाल पूछा था, आपके गांव की पंचायत क्या करती है? चाय पीती है, उसने बोला था। वो पंचायत के बाहर खड़ा अक्सर लोगों को भीतर चाय पीते हुए ही तो देखता था, पंचायत समिति के अंदर, पंचायत भवन के अंदर। अभी मेरी संस्था में पंचायत काम कर रही है। क्या? जवाब वही है जो उस बच्चे ने दिया था, पर इस बार जवाब बिल्कुल सही है और आप समझदार भी तो हैं। पंचायत चाय पीती है। एक और मशहूर शख्स का नाम इस अगले किस्से के साथ आ रहा है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। अगर उसे हमने मिस कर दिया तो फिर पिछला भी काफी कुछ मिस कर दिया। कृष्ण कुमार एक बड़ा एजुकेशनिस्ट रहा इस देश में। उसके नाम से एक किस्सा शुरू होता है, क्योंकि ये जो डायरेक्टर थी, इनके बड़े लोगों के साथ, बड़े शिक्षाविदों के साथ, दर्शन शास्त्रियों के साथ किसके साथ दोस्ती, जानकारी और विद्वान स्तर की गुफ्तगू नहीं थी, तो उनमें से कृष्ण कुमार भी थे। तो कृष्ण कुमार उर्फ चूड़ी बाजार में लड़की, हाँ यह वो घटना थी, इस शीर्षक से जुड़ी हुई घटना ही तो थी। उस दिन सुबह 10 बजे निदेशक डॉक्टर जैन ने सुबह जब मीटिंग शुरू की तो इस देश के लगभग जाने पहचाने चर्चित शिक्षाविद और अब लेखक भी कृष्ण कुमार की अभी हाल ही में आई किताब का जिक्र किया और कहा, अब कृष्ण कुमार के साथ इतना काम किया है, इतना किया है, तो उनकी नई किताब तो मंगवानी पड़ेगी। 1-2 नहीं, पूरी 10 किताबें मंगवाने का आदेश अकाउंटेंट को दिया गया और कोई 5-6 दिन होते होते किताबों का बंडल मीटिंग टेबल पर बीचों बीच रखा था और उसके इर्द गिर्द कुर्सियों पर जमे बैठे थे कोई 7-8 की संख्या में कैडर के अधिकांश नए और थोड़े बहुत पुराने सदस्य, जिनमें एक मैं भी था। थोड़ी अपने रिश्तों की बात और काम को याद करते हुए हम सभी को एक एक किताब ले लेने को कहा गया और कहा कि कल पढ़कर आएं, हम इस पर बात करेंगे। और मीटिंग लंच होते होते पूरी तरह समाप्त हो गई। वे कहती हैं कि अब वे पूरे 7-8 घंटे ऑफिस में रहकर काम, मुख्यतः मीटिंग, नहीं कर सकती। उनके डॉक्टर ने भी उन्हें कहा है कि वे पूरे वक्त ऑफिस में ना रहें, ना नीचे जमीन पर बैठें। जब से उनके घुटने उन्हें पकड़ने लगे हैं, तब से
बैठक व्यवस्था कुर्सियों पर कर दी गई है। कभी कभी ऑफिस आपके घुटनों के नियमों से भी चलता है। तो डॉक्टर जैन अमूमन 1:30 से 2 बजे तक ऑफिस से घर का बोलकर निकल जाती। थापा, उनका ड्राइवर, समय का पक्का था, आ जाता और वही मीटिंग खत्म कर डॉक्टर जैन चली जाती। तो आज भी चली गई। मेरे मन में बहुत बार यह सवाल आता कि अब डॉक्टर ने कहा है और घुटनों ने बताया कि आप पूरे समय ऑफिस नहीं आ सकते, तो निदेशक के पद पर किसी और नए जने को क्यों नहीं ले आते? आपकी उम्र 79-80 के करीब भी हो गई है और ऑफिस चलाने के लिए एक फुल टाइम डायरेक्टर आना ही चाहिए ना। यह बात और भी कई लोगों के मन में आने लगी थी, लेकिन मेरी बुद्धि खराब थी। बात मेरी जुबान पर आ गई, वो भी सवाल बनकर। कई बार बिना उचित अनुचित का आगा पीछा सोचे मैंने यह सवाल किया। मैं ये सवाल कर बैठता। सच कहूं तो डरते हुए ही सही, पर सवाल पूछते हुए मुझे हमेशा ही अच्छा और बेहतर महसूस होता था। मुझे लगता था मैं गांधी, सुकरात, अरस्तु और स्वयं डॉक्टर जैन के प्रति भी सवाल पूछकर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं। वे कहीं होंगे और मुझे सवाल उठाता देख खुश होते होंगे, और निदेशक तो भले ही मुझे जवाब न दे पाती हो, किंतु खुशी होती होगी ना कि यह एक ही तो है जो बिना डरे सवाल पूछता है और मुझ पर भी सवाल उठाता है। मैं अपने में तो सही था, लेकिन गलत था। तो आज चूड़ी बाजार में लड़की शीर्षक वाली 148 पेज की यह किताब लेकर हम सारे लोग ऑफिस से घर लौटे। अगले दिन फिर सुबह 10-10:15 बजे निदेशक ने मीटिंग टेबल पर बुला लिया सबको। आज लगभग सभी कैडर उपस्थित थी। कोई 11:30 बजे तक इधर की उधर की और किसी दूसरी संस्था के लोगों के काम के बारे में निदेशक बताती रही। ऐसे लग रहा था जैसे आज कोई लय ताल उनको मिल नहीं रही थी, और ऐसा तो पहले भी कई बार होता रहा है, पर आज साफ साफ नजर आ रहा था कि इतने में उन्हें याद आया और उन्होंने बेमन से ही छेड़ दिया। कल कृष्ण कुमार को पढ़ा किसी ने? अपने बाएं हाथ की ओर बैठे लोगों की ओर देखते हुए पूछा उन्होंने। अब टेबल पर अजीब सी चुप्पी और खिसियाहट सी कैडर के चेहरों पर उभर आई थी। एक एक कर पूछना शुरू किया, नामजद पूछना शुरू किया। मैं अक्सर इनके दाएं हाथ की तरफ बैठता था, जहां से गर्दन बाईं ओर करके मैं इन्हें देखता था और मौका लगने पर अपनी बात रखता था। उनके दाएं हाथ से अक्सर दूसरे नंबर पर। तो उन्होंने जिस तरह से लोगों से एक एक कर पूछना शुरू किया, तो झेंपते, हल्की सी हंसी चेहरों पर लाते मेरे 5 साथियों ने मना कर दिया। एक दो ने लगभग झूठ ही बोल दिया था कि उन्होंने सिर्फ प्रस्तावना ही पढ़ी है। किसी ने कहा मैंने बस 1-2 पेज ही पढ़ा है। नहीं पढ़ा था किसी ने। 4-5 से पूछ लेने के बाद सभी को संबोधित करते हुए निदेशक ने, डॉक्टर जैन ने निराशा और अजब खींच दर्शाते हुए कहना शुरू कर दिया था, पढ़ना लिखना आप लोगों की आदत में है ही नहीं, खुद कोई पहल करते नहीं, और यदि मंगाकर आप लोगों को किताब दी जाए तो उस पर भी ये हाल है। मैं खामोश बैठा था, चेहरे पर बिना कोई भाव लाए, और जता रहा था कि आप सही कह रही हैं मानो। मैंने जब से निदेशक बायस्ड हुई है, एक नियम बना लिया है कि जब तक मुझे बोलने को न कहा जाए मैं बोलता नहीं था। ऐसे सैकड़ों मौके आ रहे थे इन दिनों कि महीने 2 महीने पहले आए कर्मचारी टेबल पर जो मन आता था बोल रहे थे, न पूछो उनसे तो भी बोल रहे थे, और अक्सर ही मुझे नाम लेकर इन दिनों नहीं पूछा जाता, मैं चुप रहता। तो आज तो यह इनके लिए अवसर की तरह था कि वे मुझे नाम लेकर पूछ लें कि मैंने किताब पढ़ी कि नहीं। उन्होंने अपनी विजय सुनिश्चित जान मुझसे निरीह भाव से आधे अधूरे से शब्दों में पूछा, तुमने भी नहीं पढ़ी होगी? पढ़ी है, मैं बोला और चुप हो गया। वे चौंक गई और शेष सभी की निगाह मुझ पर आ टिकी। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए फिर कहा, पढ़ी है?
मैंने फिर बेहद अनुत्साहित स्वर में कहा, जी पढ़ी है। अब तक कुर्सी पर वे कमर सीधी करके बैठ गई थी और चाबुक की तरह सवाल दागा, कितनी पढ़ी है, क्या पढ़ा है? उनकी आवाज में आश्चर्य मिश्रित कंपन भी महसूस हुआ मुझे। पूरी पढ़ी है मैंने। अब की बार थोड़े जोर से और साफ शब्दों में कहा। कौन भरोसा करता इस बात पर, और मेरी ये निदेशक तो मुझ पर, मेरे होने पर ही भरोसा नहीं करती आजकल, तो कैसे मान ले कि पूरी पढ़ी है? बोली वे, बताओ तो फिर क्या क्या पढ़ा है? मैंने बर्फ की मानिंद ठंडे और तीखे लहजे में कहना शुरू किया, मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है। यह 148 पेज की किताब है। इसमें पूरी बात को मोटे तौर पर 4 मुख्य अध्यायों में कहा गया है। इसका पहला अध्याय इस बारे में, दूसरा अध्याय इस बारे में और तीसरा इस बारे में है, और मैंने इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया है। सब सन्न थे। डॉक्टर जैन ने सवाल दागा, कब पढ़ ली है तुमने? कल रात 8 बजे से आज सुबह 5-6 बजे तक लगातार पढ़ता रहा हूं मैं। उन्हें यकीन नहीं था। हर बार वे मुझे लेकर गलत बयानी करती थी, बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता कि किसी साथी ने कम गुणवत्ता के साथ भी कोई काम किया होता तो उसकी मेरे सामने या किसी अन्य के सामने तारीफ कर सुकून महसूस कर लेती थी इन दिनों डॉक्टर जैन। तो ऐसे में उन्हें लगा कि मानो किताब पढ़कर और उनके सवालों का सही सही जवाब देकर उन्हें शर्मिंदगी का एहसास करवा रहा हूं मैं। तो मैंने अपनी बात को जमाते हुए पुनः कहना शुरू किया, मैंने कल रात कोई 8-1 बजे अपने बिस्तर में ही इसे पढ़ना शुरू किया। शुरू के 7-8 पेज के बाद किताब ने मुझे पकड़ लिया। मैं पढ़ता गया, एक एक कर 4 चैप्टर। इसलिए नहीं कि ऑफिस से कहा गया है, बल्कि इसलिए कि यह किताब मुझे अच्छी लगी, इतनी अच्छी कि मैं पूरी किए बिना रुक नहीं सका। और इसका आखिरी चैप्टर पढ़ते पढ़ते तो मेरे रोम रोम में हाहाकार, कपकपी और उद्वेलन पैदा हो गया था। मैं पढ़ते पढ़ते रोने लग गया था। कोई 8-10 मिनट तक सुबक कर और फूट फूट कर रो लेने के बाद जब सुबह के कोई 7-1 बज रहे थे तो मन में इच्छा हुई कि कृष्ण कुमार को फोन कर लूं, तो ही शायद चैन मिले, पर उनका नंबर नहीं था मेरे पास। मुझे याद आया, एक और एनजीओ में काम कर चुका विश्वंभर, वो अक्सर कृष्ण कुमार को अपनी संस्था में बुलाते भी रहे हैं और उनके लेख भी संस्था से निकलने वाली पत्रिका में छापते रहे हैं। और विश्वंभर जानकार दोस्त सरीखा ही तो है मेरा। मुझे उसने नंबर दे दिया। कोई 7:30-1 बजे मैंने कृष्ण कुमार को फोन लगाया। ये लैंडलाइन नंबर थे जो उनके केयर टेकर, नाम भूल गया मैं उसका, ने उठाया। मैंने अपना नाम पता बताते हुए कृष्ण कुमार जी से बात करने की इच्छा व्यक्त की। उस भले आदमी ने कहा, अभी सर बाथरूम में हैं, हम आपकी बात करवा देंगे। यह कहकर उन्होंने मेरा नंबर भी नोट कर लिया था। कोई आधे घंटे बाद भारत की राजधानी दिल्ली से मेरे मोबाइल पर एक फोन आया। कृष्ण कुमार थे उस तरफ। मैंने किताब पढ़ने की बात बताते हुए उन्हें अच्छी किताब लिखने की बधाई दी। वे खुश होते हुए बोले, तुमने इसे एक ही सिटिंग में पढ़ लिया। मेरे कई दोस्त तो इसे कठिन बताते हुए मेरी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं देते हुए पूछा था कि तुम क्या करते हो। तब तक मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं किस संस्था में और किसके साथ काम करता हूं। मैंने अपनी संस्था और डॉक्टर जैन दोनों का नाम बताया। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए अपनी बात समाप्त की थी। ये सब बात मैंने संक्षेप में डॉक्टर जैन को बोल दी। कृष्ण कुमार से बात भी कर ली मैंने। ये सुनकर वे ऐसे चौंकी जैसे अंगारे पर पांव पड़ गया उनका। माहौल बेहद आमने सामने का बन गया था। मैं और डॉक्टर जैन आपस में लगभग उलझे हुए थे और शेष सदस्य पूरी तरह तमाशबीन ही तो बने हुए थे कि अचानक निदेशक ने कहना शुरू कर दिया कि कृष्ण कुमार में अब वो पुरानी क्लैरिटी नहीं रही, और भी न जाने क्या क्या, कि जिसमें वहां बैठे सभी लोग यह समझ लें कि कृष्ण कुमार शिक्षा में कोई बहुत स्पष्ट समझ अब नहीं रखते।
और इस मंतव्य के पीछे इनका फिर से सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे किए काम पर इनको मेरी तारीफ न करनी पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो हर हाल में हतोत्साहित करके, आलोचना करके संस्था से निकाल देना ही तो अब इनका मकसद रह गया था। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। मुझे पता था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज मैंने एक और बार तय कर लिया था कि लड़ना है, और ऐसे इज्जतदार, रसूखदार, नामदार लोगों से तभी लड़ा जा सकता है जब आप कभी न गलत हों, न नियम तोड़ें, न बदजुबानी करें और टिके रहें, लड़ते रहें। इनकी 100 तरह की गलत बातों को याद करते हुए मगर सवाल उठाते हुए तो मैं इस घटना के बाद भी खुश हुआ, क्योंकि मुझे पता था आज भी डॉक्टर जैन अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पा रही है। पर मुझे इस जीत की खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि यही तो मेरी बहुत सी बातों में रोल मॉडल रही हुई है, और मैं इनका प्रिय वर्कर, एम्प्लॉय तब तक जब तक कि मैंने इन पर सवाल नहीं उठाए थे। और अभी लंच होने में थोड़ा टाइम बाकी था तो डॉक्टर जैन ने चर्चा किसी और तरफ मोड़ दी थी। सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में था। तो जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी वहां एक शब्द आ गया था, निगोसिएशन। डॉक्टर जैन ने फिर एक बार सबके सामने सवाल उठाकर पूछा, निगोसिएशन का हिंदी अर्थ क्या है? मैं अपने बनाए कायदे के अनुसार निगोसिएशन का हिंदी अर्थ जानता तो था, पर बोला नहीं, और वही प्रक्रिया फिर से हुई। बैठी हुई कैडर से एक एक कर पूछना शुरू हुआ। एकदम सही या डिक्शनरी में जो अर्थ है वो कोई नहीं बता पाया। हाँ, हो सकता है आप भी नहीं बता सके, जबकि निगोसिएशन शब्द आप भी बहुत बार प्रयोग कर चुके हो। फिर एक बार मुझसे पूछा गया, मोल भाव। मैंने अनमने लहजे में कहा, अनमने लहजे में इसलिए ताकि मुझ पर डॉक्टर जैन शक करें। उन्होंने किया और मुंह बिगाड़ते हुए कहा, यह हरगिज नहीं होगा, यह तो काम चलाऊ, बहुत चलताऊ शब्दावली है। इस शब्द का तो यह अर्थ ही बहुत घटियापन का द्योतक है। और भी जाने क्या कुछ बोल दिया था उन्होंने। मीटिंग रूम में ही कई तरह के शब्दकोश रखे थे। उनमें देखने को एक दो लोगों की ओर इशारा किया। लोग झिझकते हुए उठे। मैं चुपचाप, ठंडा, सिर बिना इधर उधर किए देखे बैठा रहा। अंदर भारी तूफान, ऊपर शांति लिए मैं बस बैठा रहा। इतनी देर में वहां बैठे कई लोगों ने अपने मोबाइल में गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया था। लोग मोबाइल की स्क्रीन पर देखते और मोबाइल नीचे करते जाते। इतनी देर में बमुश्किल एक साथी भारी भरकम डिक्शनरी में निगोसिएशन के हिंदी अर्थ तक पहुंच गया था, जहां लिखा था मोल भाव। यही तो मैंने बता दिया था। मेरा हर सही जवाब मुसीबत बन रहा था इनके लिए। कोई 2-3 बार मोल भाव शब्द हवा में तैरा और ठंडा हो गया। डॉक्टर जैन ने डिक्शनरी समेत मोबाइल को भी गलत बताते हुए उसकी एक अलग व्याख्या देने की असफल कोशिश की। आज एक ही दिन में पिछले 1.5-2 घंटे में ये दूसरी बार हुआ था कि डॉक्टर जैन को लगभग मात ही मिली थी। मेरे कर्मों की वजह से नहीं, उनके अपने मंसूबे, झूठे ईगो की वजह से। पिछले 15 साल में यह पहला मौका था, और पिछले 3-4 साल में उनकी 100 गलत बातों का सामना कर चुकने के बाद यह पहली बार हुआ आज कि मैंने टेबल पर एक तल्खी के साथ और बदले की भावना को जाहिर करते हुए सवाल किए डॉक्टर जैन से कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपका यह मेरे प्रति गलत व्यवहार अब सबके सामने आ चुका है। आप गलत हैं। धीमी आवाज में मगर बेहद तीखे और गर्म अंदाज में मैं बोला। टेबल पर सन्नाटा छा गया था। तेज आवाज में कुछ अंग्रेजी में बड़बड़ाती हुई डॉक्टर जैन लगभग भागी और अपनी कुर्सी को जोर से पीछे धकेलते हुए मीटिंग रूम से ही लगे हुए अपने चैम्बर में घुस गईं। लोग अपनी अपनी नोटबुक पकड़कर अपनी अपनी टेबल पर लौटे। मेरे कमरे में मेरे अलावा 3 और टेबल लगी हुई थी। आज मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई अपनी मोटी डायरी समेत कृष्ण कुमार की
चूड़ी बाजार में लड़की किताब को इतने जोर से अपनी टेबल पर पटका कि तेज धमाके सरीखी आवाज हुई। मैं पलटते हुए पहली बार अपने साथियों पर गुस्सा जताते हुए जोर से लगभग चीखा कि ये क्या तमाशा है, ये क्या तानाशाही है, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे शब्द का सही अर्थ बताकर बताई हुई पूरी किताब पढ़कर भी गलत कैसा ठहराए जाने की कोशिश की जा रही है। इतना कहने के साथ ही मैंने कहा, आज मुझे बात करनी ही होगी, और मैं डॉक्टर जैन के कमरे में जाने के लिए निकलने लगा। 2-3 साथियों ने मुझे मानो पकड़ने, शांत करने की कोशिश की और मैं निकल नहीं सका। अपने कमरे से बाहर कसमसा कर बैठ गया, अपनी टेबल पर सबकी ओर से मुंह फेर कर। मैंने आज लंच नहीं किया और शायद डॉक्टर जैन भी अपने कक्ष से ही अपने घर चली गई। अगले 3 दिनों के लिए मेरा फील्ड विजिट पहले से ही तय था। अगले दिन मैं फील्ड में चला गया। 3 दिन तक मैं ऑफिस से बाहर था और इस बार एक प्लान भी बना। एक और कदम की तरह डॉक्टर जैन ने तैयारी की। उसी की परिणति थी कि 3 दिन बाद जब फील्ड से मैं वापस घर लौट रहा था, शाम के धुंधलके से शहर का रंग काला होने लगा था। तेज गर्मी उमस से परेशान मैं लौट रहा था अपने घर, तो जीन्स की आगे की जेब में पड़े मोबाइल को जैसे तैसे निकालकर मैंने देखा और एकदम से सीधा बैठ गया था। स्क्रीन पर प्रेसिडेंट का नाम आ रहा था। उन्होंने मुझे कॉल कर कहा था, कल आइए, आपसे बात करनी है। उनकी एक आध बात ही साफ सुनाई दी थी। वे कुछ बोले थे। श्रद्धा जी का फोन आया था। ठीक है, कल मिलते हैं। आपके गिरने की हद नहीं होती इंसान के गिरने की। जब वो बदले की भावना से आ जाए, जब वो बेईमानी की भावना से आ जाए, तो गिर रही थी ये डायरेक्टर, जो बहुत बड़ा नामचीन हस्ताक्षर थी शिक्षा में। दरअसल उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। आज भी कोट कर देता हूं मैं उनसे सीखी हुई बातें, लेकिन रियलिटी इस तरह भी होती है। अभी बस इतना ही। शहरी शरीफ के अगले किस्से में फिर से एक और घटना के साथ। इस कहानी के पात्रों के सिर्फ नाम काल्पनिक हैं, घटनाएं बिल्कुल सच। एक बार फिर से कहता हूं, थैंक यू।